आज हम लास्ट तक पढ़ लिया था सातत्य, है ना। हम लिमिट से गुजरते हुए सातत्य तक पहुंच गए थे। ये हमारा सातत्य था। ठीक है, ये लास्ट सातत्य था। सातत्य को हमने एक तो जो परिभाषित किया बस वही था कि अगर कोई फलन एफ जेड है, उसकी जेड जीरो पर लिमिट विद्यमान है, तो वो लिमिट जो है वो जेड जीरो पे फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर फलन जो है वो जा रहा है किधर, तो वो एल किसी भी नंबर पे ना जाए। सातत्य में बस शर्त यह है कि भाई हर किसी नंबर पे ना जाए, एफ जेड जीरो के पास ही जाए। बस इतना सा है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझोगे या विजुलाइज करोगे तो ज्यादा आइडिया समझ में आएगा कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। ये कोई इलीगल या गैर कानूनी डिमांड नहीं है, कायदे की डिमांड है भाई। कि भाई जेड जब जेड जीरो की तरफ जा रहा है, जेड जब जेड जीरो की तरफ जा रहा है, तो एफ जेड जीरो की तरफ जाना चाहिए, है ना। अगर आप लिमिट का आइडिया चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं इंटरेस्ट इस बात में कि भाई एफ जेड कहीं भी जाए, बस जाए, पहुंचे, कहीं पहुंचे, बस पहुंचे, तो फिर ठीक है, वो लिमिट का आइडिया ठीक है। लेकिन सातत्य में आप चाहते हो कि भाई संतत हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार हो। तो जिस तरीके से आपका जेड आगे बढ़ रहा है, जिस तरफ जेड बढ़ रहा है, उसी तरफ आपका फंक्शन भी बढ़े। बस ये सातत्य होता है, यानी लिमिट से एक कदम आप आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आइडिया था। अब इस आइडिया को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे अवकलन में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम अवकलन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अवकलन में क्या है। अवकलन में ये जो गणित के आइडिया होते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हर आइडिया को, जहां पहला आइडिया खत्म होता है वहां से दूसरे आइडिया को जोड़ देते हैं। जैसे पटरियां होती है, जहां एक पटरी खत्म होती है, हम आगे एक पटरी और जोड़ देते हैं, फिर अगली पटरी और जोड़ देते हैं, और ये पटरियां जुड़ने से एक नया शहर और जुड़ जाता है। फिर एक पटरियां जुड़ती है, फिर एक नया शहर और जुड़ जाता है। हर बार आपके पटरियों को जोड़ने से नए शहर जुड़ रहे हैं। वो पटरियां नहीं है, वो एक्चुअली दो शहरों के बीच का ब्रिज है ना। सोचिए, जब पटरियां नहीं होती थी, जब सड़कें नहीं होती थी, तो दो शहरों के बीच में कनेक्शन भी नहीं होते थे, दो शहर अलग अलग होते थे। आज दुनिया छोटी क्यों हो गई है? क्योंकि दो शहरों के बीच में ब्रिजेस है, सड़क का ब्रिज है, ट्रेन पटरियां बिछी हुई है, या फिर एयरलाइंस है। तो इन चीजों ने क्या किया, दो शहरों को एक बना दिया, है ना। तो सेम वही बात ही होती है, गणित के अंदर भी कुछ आइडियाज ऐसे ही होते हैं कि एक आइडिया आता है, फिर आप वो जहां खत्म होता है उसको आप थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, एक नया आइडिया निकल जाता है, फिर उसको और आगे बढ़ा देते हैं, एक और आइडिया निकल जाता है। इस तरीके से धीरे 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 आप पटरियां जोड़ रहे हैं, और ये पटरियां आपको कहीं ना कहीं पहुंचा भी देती है। ये भी एक सुंदर चीज है। पटरियां जोड़, आप तो बस पटरियां बनाइए, आप ये मत सोचिए शहर। पटरियां जब बनेंगी तो शहर अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। पटरियां कहीं से तो गुजरेंगी, जहां से गुजरेंगी तो आपके शहर, जो छोटे शहर, गांव, ढाणियां, अपने आप उससे कनेक्ट होती चली जाएगी। जैसे भारतमाला का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा हो। भारतमाला का जो विचार है वो ये नहीं है किसी शहर को जोड़ना, नहीं। भारतमाला देखे आपने? भारतमाला का आइडिया देखे? भारतमाला को अगर आप देखें तो भारतमाला आपको किसी शहर में नहीं पहुंचाती, किसी शहर में नहीं पहुंचाती। भारतमाला का जो आइडिया, भारतमाला का आइडिया ये नहीं है कि आप यहाँ बैठे और आप जोधपुर पहुंच जाओगे, यहाँ बैठे आप दिल्ली पहुंच जाओगे, नहीं। भारतमाला ना आपको दिल्ली पहुंचाती है, ना आपको जोधपुर पहुंचाती है। भारतमाला की कोशिश ये है कि वो आपको किसी भी शहर के नजदीक छोड़ दे, फिर आप बाकी जो दूरी है वो आप तय कर लें। जैसे वो जोधपुर से आपको, अगर आप भारतमाला पे चलेंगे तो जोधपुर से आपको 45 किलोमीटर पहले ही कह देगी उतर जाओ, अब इधर चले जाना, जोधपुर आ जाएगा। अगर वो जोधपुर से जाती, वो जा सकती थी, वो जोधपुर से भी जा सकती थी, वो नागौर से भी निकल सकती थी, उसके अंदर से। लेकिन उससे क्या होता, उससे भारतमाला का जो खुद का उद्देश्य है वो बेकार हो जाता। उसका उद्देश्य है एकदम सीधा ट्रैक देना, ऐसा ट्रैक देना जिसके ऊपर आदमी 140, 150, 160 की गाड़ी की स्पीड से चला सके, बीच में कोई ब्रेकर नहीं आए, गाड़ी एक समान चले। जो ट्रक है, जो गाड़ियां हैं जिनमें सामान ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, या जिन लोगों को जल्दी जाना है, वो उस पर चढ़ जाए और अपनी 130, 140 की स्पीड में एक समान रूप से वो चलते जाए। बीच में कोई ब्रेकर नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, इवन टोल तक नहीं है बीच में। टोल भी तब है जब आप उतरोगे, जब आप उतरोगे तो टोल लगेगा, बीच रास्ते में कोई टोल नहीं है, पूरा रास्ता खाली है। पूरे रास्ते में एक समान रूप से चलते जाओ, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सीधा एक समान चलते जाओ। तो वो उसको तरीके से बनाया गया। इसे अगर आप थोड़ा मैथ्स को पढ़ेंगे आगे तो आपको एक आइडिया आएगा, रिग्रेशन। रिग्रेशन इसी को कहते हैं। रिग्रेशन में आप क्या कहते हैं, पॉइंटों को जोड़ने के बजाय पॉइंटों के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, आप ज्यादा पॉइंटों के नजदीक जा सकते हैं। अगर आप पॉइंटों से गुजरोगे, अगर आप पॉइंटों से गुजरोगे तब आप कुछ ही पॉइंटों से गुजर सकते हो।
लेकिन आप गुजरने का आइडिया छोड़ दो और आप आइडिया ये रखो कि मैं ज्यादा नजदीक से गुजरूं, पॉइंटों के नजदीक से गुजरूं, तो आप बहुत सारे पॉइंटों के नजदीक से गुजर सकते हो। ये मैथ भारतमाला है, वो एक गणित का आइडिया है, जिसे कहते हैं रिग्रेशन। आपने सुना होगा रिग्रेशन, अब हिंदी में इसका नाम मुझे याद नहीं है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैटिक्स में आइडिया आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो जो रिग्रेशन वर्ड है वो इसी के लिए यूज होता है कि जब आप बिंदु से गुजरने के बजाय आप बिंदुओं के नजदीक से जाने के प्रयास करते हैं, बोले नहीं गुजर सकता कोई बात नहीं, नजदीक जितना नजदीक हो सके नजदीक से गुजरो ताकि ज्यादा बिंदु कवर हो जाए। तो इस केस को रिग्रेशन कहते हैं। और भारतमाला का जो आइडिया है वो रिग्रेशन का आइडिया है कि भाई शहर से नहीं गुजरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा शहरों के नजदीक से गुजरना इंपॉर्टेंट है ताकि हर शहर इसकी जद में आ जाए, इसके कवरेज में आ जाए। और आज यही चल रहा है। और कितना खूबसूरत आइडिया है, शानदार आइडिया जो बनाएगा। और देखो उसमें मैथ्स कैसे इन लोगों ने इन्वॉल्व किए, कैसे मैथ्स डालिए। तो ये मैथ्स का आइडिया कि मैथ्स कैसे आपको आपके जीवन में पहुंच जाती है। लोगों को तो समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि कहाँ मैथ्स है। मैथ्स हर जगह है अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं। पहली बात तो है आपको हिंदी तब समझ में आएगी जब आपको हिंदी पढ़नी आती है, वरना बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है आप कहोगे कहाँ है हिंदी। हिंदी में बोर्ड लिखा हुआ है लेकिन आप कहोगे कहाँ है हिंदी। जब समझ में आएगा तो ही पढ़ पाओगे, तभी समझ पाओगे कि वो हिंदी में। तो वही है, जब आप कोई चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उसका यूज कहाँ हो रहा है वो कहाँ समझ में आएगा। तो जैसे मुझे एक छोटा सा और याद है, जैसे एक बार बात चल रही थी तो गाड़ियों की कोई हमारे मित्र हैं जो गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं। तो एक बार ग्रुप में थे, थोड़ी चर्चा हो रही थी, वो कहते हैं इस गाड़ी में ये है, इस गाड़ी में ये है, इस गाड़ी में ये है। तो एक जना बोले यार क्या गाड़ी 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 तो गाड़ियां होती है, चार टायर होते हैं। तो फिर मैंने उस समय थोड़ा मेरे मुंह से भी निकल गया, मैंने कहा कि देखो आपको चार टायर ही समझ में आया, जितना आपको समझ में आएगा गाड़ी के महत्व उतना ही समझ में आएगा। अब आपको लगता है चार टायर, तो आपको चार टायर ही समझ में आएंगे। इस बंदे को गाड़ी की ज्यादा नॉलेज है, तो ये ज्यादा गाड़ी को ज्यादा समझ पा रहा है। ये समझ पाएगा कि इस गाड़ी में क्या अंतर है। ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमें चार टायर ही दिख रहे हैं। हमारी गाड़ी के प्रति जैसे जैसे हम गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, चार टायर के अलावा भी कितना अंतर होता है गाड़ियों में। वो तब समझ में आएगा जब आप गाड़ियों का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन से ही चीजें समझ में आती है। जब तक आप अध्ययन नहीं करते आपके लिए हर गाड़ी चार टायर वाली है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वैसे आप ये कह सकते हैं बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है। आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि 3 करोड़ की गाड़ी 3 करोड़ की क्यों आती है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे गाड़ियों का, आपको 3 करोड़ की या 40 करोड़ की गाड़ी में कोई समझ में फर्क नजर नहीं आएगा कि एक गाड़ी 10 लाख की आ रही है, एक गाड़ी 4 करोड़ की आ रही है। बस इतना ही नजर आएगा कि ये 10 लाख लग रहे हैं, इसके 4 करोड़ लग रहे हैं। लेकिन 4 करोड़ और 10 लाख में क्या अंतर है वो तब समझ में आएगा जब गाड़ियों का अध्ययन करेंगे आप। तो अध्ययन ही आपको वो चीजों में चीजें जोड़ता है, वो कनेक्शन जोड़ता है जो आपको समझाता है कि है क्या। तो सेम गणित के साथ भी ऐसा ही है। जब आप गणित के साथ है ना सुरताल मिलाएंगे, जब इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको दिखने लग जाएगा गणित हर जगह प्रकट होने लग जाएगी। जैसे कहते हैं प्रकटीकरण, आपको पूरे नेचर में प्रकटीकरण होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी मैथ्स है, यहाँ पे भी मैथ्स है, यहाँ पे भी मैथ्स है ना। चलो अब आइडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे आइडिया है अवकलन का। वैसे अवकलन रियल नंबर जैसा ही है लेकिन बदल दिया, थोड़ा सा आइडिया को बदल दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबरों का है। कॉम्प्लेक्स नंबरों में पहली शर्त तो ये है कि हमारा फलन संतत होना चाहिए। हमारा फलन संतत होना चाहिए। संतत होने का मतलब गारंटी होगी कि अगर जेड जेड जीरो की तरफ जाएगा, अगर जेड प्लेन के ऊपर हमारा कोई पॉइंट जेड की तरफ जाता है, ये जेड जीरो है, तो यहाँ पे फलन का कोई मान इसके, ये इसके फलन का मान हो गया, ये डब्ल्यू प्लेन हो गया। ये जेड जीरो मतलब ये बटन, ये बल्ब, इस बटन को दबाने पे ये बल्ब जलेगा। मतलब फलन का फलन यही होता है, एक जगह बटन होते हैं एक जगह बल्ब होते हैं, एक जगह बटन होते हैं एक जगह बल्ब होते हैं। जो प्रांत होता है उसमें बटन होते हैं और जो परिसर होता है उसमें बल्ब होते हैं। तो आप बटन दबाते हैं उससे रिलेटेड एक बल्ब जल जाता है। हर बटन एक बल्ब के साथ कनेक्ट होता है, जैसे घर में होता है। आप देखेंगे कि हर बटन जो है वो एक बल्ब के साथ कनेक्ट है, लाइट के साथ या पंखे के साथ या किसी न किसी चीज के साथ वो कनेक्ट होता है। बटन दबाओगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हो गया जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन। अब हम कह रहे हैं कि हमारा फलन संतत है। संतत है तो अगर कोई पॉइंट जेड ले,
फलन का मान एफ जेड ले, संतत है तो कन्फर्म है कि अगर जेड जेड जीरो की तरफ जाएगा तो एफ जेड भी एफ जेड जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि सातत्य है। सातत्य है तो कन्फर्मेशन है ना। सातत्य है तो कन्फर्मेशन है कि जेड जेड जीरो की तरफ जाएगा तो एफ जेड जीरो से कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब बात आती है, जाता तो सभी है, एक शहर से दूसरे शहर ढेर सारी गाड़ियां जाती है, लेकिन क्या सारी गाड़ियां एक समय में पहुंचती है? क्या सारी गाड़ियां एक समय पहुंचती है? क्या सारी गाड़ियां एक रफ्तार से चलती है? जवाब है नहीं। अगर एक शहर से 5 गाड़ियां निकली और दूसरे शहर पहुंचती है तो कोई पहले पहुंचेगी, कोई बाद में पहुंचेगी, है ना। कोई ने ज्यादा समय लिया, कोई ने कम समय लिया, कोई धीमी चली, कोई तेज चली, फर्क है। ऑब्वियसली बात है, ए शहर से बी शहर ही पहुंची है, सारी गाड़ियां ए से बी पहुंची है, लेकिन ए से बी पहुंचने में भी तो एक चीज और है, कौन धीमा चला, कौन तेज चला, कौन जल्दी पहुंचा, कौन लेट पहुंचा, ये भी तो फैक्टर्स हैं। बस यहाँ पे हम यही नोट करना चाहते हैं। सातत्य गारंटी लेता है कि अगर जेड जेड जीरो पे जा रहा है तो एफ जेड जीरो पे जाएगा। अब हमारा इंटरेस्ट इस बात में है, रफ्तार। रफ्तार क्या होगी जब ये जाएंगे, तो रफ्तार क्या होगी? आ जाओ, रफ्तार का नाम ही अवकलन है। ये इसकी तरफ जा रहा है, मतलब इनके जो बीच का गैप है, ये वाला, ये गैप कितना हो गया? एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ये इनके बीच का गैप हो गया और ये इनके बीच का गैप हो गया। अब इनकी रफ्तार निकालते हैं कि ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये अंतर, इस अंतर के साथ किस तरीके से बदलता है जब हम जेड को जेड जीरो की तरफ लेके जाते हैं। अगर मैं जेड को जेड जीरो की तरफ लेके जाऊं तो ये जो अनुपात है ये किस तरीके से बदलेगा, इसी का नाम अवकलन है। ये बताता है रफ्तार, उस शहर जेड जीरो की तरफ आने वाली गाड़ियों की रफ्तार, है ना। जेड जीरो शहर मान लो जिस पे लोग आ रहे हैं, तो उस शहर पे जो लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही है, उन गाड़ियों की जो रफ्तार है वो हमें बताता है कि रफ्तार क्या होगी। तो अवकलन एक तरह से मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है रफ्तार का। रफ्तार शब्द सिंपल शब्द है, इसे परिवर्तन की दर कहते हैं। मतलब अगर जेड जेड जीरो की तरफ जा रहा है तो एफ जेड जीरो, तो इस रफ्तार और इस रफ्तार में क्या संबंध होगा? जेड जेड जीरो की तरफ जाए तो एफ जेड जीरो की तरफ जाएगा, सातत्य है, जाएगा ही, लेकिन जाएगा किस रफ्तार से, किस स्पीड से जाएगा? परिवर्तन की दर क्या होगी? परिवर्तन की दर क्या होगी? वही, ठीक है ना। हर दुकान में लोग सामान बेच रहे हैं, कोई भी दुकान अगर खुली है तो ऑब्वियसली बात है सामान बेचने के लिए खुली है, तो ये पैमाना बहुत छोटा है। लेकिन फिर आता दूसरा पैमाना कि कौन प्रतिदिन कितना सामान बेच रहा है, कितने का सामान बेच रहे हैं। रफ्तार का आइडिया उससे ही समझ में आएगा कि कौन सी दुकान बढ़िया चल रही है, कौन सी दुकान घटिया चल रही है। दुकान तो सब खोल के बैठे, सामान सब लेके बैठे, है ना, मालिक दुकान चला ही रहा है, नौकर भी रखे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन इतने से दुकान का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन के लिए फिर आगे देखना पड़ेगा प्रतिदिन कौन कितना सामान बेच रहा है, सामान बेचने की दर क्या है, सामान बेचने की दर क्या है, उससे समझ में आएगा कौन सी दुकान बढ़िया चल रही है और कौन सी दुकान बढ़िया नहीं चल रही। तो ये जो परिवर्तन की दर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे भी हम परिवर्तन की दर ही निकाल रहे हैं कि भाई इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, इस परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन किस रफ्तार से होगा, वो अवकलन कहलाता है। अवकलन के साथ भी वही दो चार बातें। नंबर एक, पथ पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मैं जेड जीरो को कहीं से भी स्टार्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पथ पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, हर पथ पर एक ही आंसर आना चाहिए। नंबर एक, ये एक नियत राशि होनी चाहिए। नियत मतलब फिक्स, 5 10 15 इस टाइप के एक फिक्स आंसर होना चाहिए। ये एक नियत राशि होनी चाहिए। नियत राशि मतलब अनंत नहीं चलेगा, अनिर्धारित नहीं चलेगा, अपरिभाषित नहीं चलेगा, मतलब कोई नियत राशि 5 10 15 17 18 11 13 कुछ भी हो, एक फिक्स नंबर होना चाहिए। नंबर दो, पथ पे निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं जेड को यहाँ से लूं या इसके नजदीक से लेना, कहीं से भी ले सकता हूँ, है ना। इसके नजदीक से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ जेड को, यहाँ से लेके जेड जीरो जा सकता हूँ, यहाँ से लेकर यूं यूं जेड जीरो जा सकता हूँ, यहाँ से लेकर
यूं Z0 जा सकता हूं, मैं कैसे भी Z0 जाऊं। ये बात तो कन्फर्म है कि मैं जेड से Z0 जा रहा हूं तो फलन संतत है, तो F0 की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन मेरे अलग अलग पथ से जाने से मेरी स्पीड अलग अलग नहीं आनी चाहिए, हर पथ से मेरी एक ही स्पीड आनी चाहिए, तभी मैं उसको स्पीड को स्पीड काउंट करूंगा, वरना स्पीड को स्पीड काउंट नहीं करूंगा। स्पीड को स्पीड काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं अलग पथ पे गया, वहां मेरी अलग स्पीड आ रही है, अलग पथ पे गया अलग स्पीड आ रही है, तो मैं उसे एज ए परिवर्तन की दर नहीं काउंट करूंगा। परिवर्तन की दर उसी को काउंट करूंगा जो एक फिक्स आए, चाहे मेरा पथ कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, इसे हम अवकलन कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे चीजें चेंज कर दूं थोड़ा सा, कि मैं इन दोनों के गैप को डेल्टा जेड कह दूं, है ना, जेड में परिवर्तन डेल्टा जेड कह दूं, तो मैं जेड की जगह लिख सकता हूं Z0 प्लस डेल्टा जेड। और ये अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो यहाँ चीजें चेंज हो जाएगी। मेरी परिभाषा बन जाएगी डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जेड की जगह मेरा आ जाएगा Z0 प्लस डेल्टा जेड टेंड्स टू डेल्टा जेड, F Z0 प्लस डेल्टा जेड। अब यहाँ से Z0 आप काट सकते हैं, इसके साथ 0 मान लो, तो डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया, एक नया फॉर्मूला अवकलन का बन गया। रफ्तार का मतलब कार की रफ्तार ही नहीं होता, रफ्तार का मतलब कार की रफ्तार ही नहीं होता, रफ्तार हर चीज में काउंट होती है, हर चीज में काउंट होती है। जैसे मैंने भी छोटा सा एग्जांपल बिजनेस का बताया था। सिर्फ अगर आप चीजों की दिक्कत यही होती है कि गणित को आपसे बहुत लिमिटेड मान के चलते हैं, आप गणित को ये मान के चलते हैं कि गणित जो है वो फिजिक्स में काम आती है। नहीं, अवकलन का फिजिक्स से कोई संबंध नहीं है ना। जैसे हथौड़ी का कील से कोई संबंध नहीं है, आप हथौड़ी को यूज कर रहे हैं कील ठोकने के लिए, हथौड़ी और भी 50 जगह काम आ सकती है, हथौड़ी और भी 50 जगह। अब आपने जबरदस्ती हथौड़ी को कील के साथ अटैच कर दिया कि मतलब कील ठोकनी है तो ही हथौड़ी काम आती है। नहीं, वो सिर्फ हथौड़ी का एक उपयोग है, सिर्फ और सिर्फ हथौड़ी का एक उपयोग है कील ठोकना। हथौड़ी और भी 1000 कामों के लिए बन सकती है और बनती है। सेम वही बात है, गणित का कोई भी आइडिया अगर आप सोचो कि फिजिक्स में काम आ रहा है, तो फिजिक्स उसका एक उपयोग है, सिर्फ एक उपयोग। ऐसा नहीं कि वो फिजिक्स के लिए बनी हुई है, नहीं, वो अपनी बनी हुई है, इसका कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स से। अब ये फिजिक्स में काम आ गई तो आपने कहा कि ये तो फिजिक्स में काम आती है, नहीं, ये और जगह भी काम आती है। डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। जब कभी भी आपको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की रफ्तार चाहिए, कितना परिवर्तन आ रहा है, तो फिर अवकलन की सिद्धांत की पालना हो रही है, आप अवकलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह ये होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के रूल। एक तो जैसे अगर अवकलन के लिए जो रूल है वो हमारे रहते हैं कि जोड़ बाकी दो फलन है, दोनों अगर जोड़ में है या माइनस में है, तो आप इनका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, अगर अवकलनीय है तो। अगर फलन अवकलनीय है तो आप दोनों का अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। गुणा में यहाँ पे रियल वाले ही नियम नजर आएंगे, जो रियल में नियम होते हैं वही नियम यहाँ दिखेंगे। लेकिन फिर से गलती मत करना, कुछ सिमिलैरिटी है तो कुछ अलग भी मिलेंगे, कुछ चीजें अलग भी है। एफ आपका बाहर, जी का अवकलन, जी बाहर, एफ का अवकलन।
तो ये वही हो गए। और एक अगर नियतांक हो, सी आपका बाहर आ जाएगा। तो ये वही अवकलन वाले रूल है जो जोड़ बाकी गुणा भाग वाले हम यूज करते हैं, सेम वैसे के वैसे ही रूल यहाँ पे भी काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। इसी के ऊपर एक सवाल पक्का आएगा, एनालिटिक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। और बाकी हम इसके जब सवाल करेंगे तो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब हम सवाल करेंगे तो सारी बातें एकदम इसके साथ वाली क्लियर हो जाएगी। वैसे अगर आप चाहो तो सवालों का वेट ना करके जो पुराने वाले लेक्चर है उनको ज़रूर देख लें, समझ लें, तो वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। जो मैं बार-बार कहता हूँ, फ़ायदा उठाइए ऑनलाइन का, आपको कोर्स 2 बार मिल रहा है और अगली बार आपको 3 बार कोर्स मिलेगा। तो अभी आपको जो कोर्स मिला हुआ है उसको पीछे जाके देखिए, पीछे भी मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाई है, अलग तरीके से पढ़ाई है, अलग सवालों पे पढ़ाई है, अलग सवाल प्रैक्टिस कराए हैं। वहाँ जाके जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ डाउट्स पैदा होंगे, कुछ क्लियर भी होगा, कुछ समझ में भी आएगा, कुछ नया भी समझ में आएगा, वो दोनों से एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन कुछ भी हो, वहाँ पे जो भी अनुभव आपके होंगे, यहाँ के अनुभव सुधर जाएँगे, यहाँ के अनुभव अच्छे हो जाएँगे, एटलीस्ट ये तो पक्का ही है। अगर मान लीजिए कोई आदमी केरल घूमने जा रहा है, कोई आदमी केरल घूमने जा रहा है और केरल घूमने से पहले वो थोड़ी-सी स्टडी कर लेता है कि केरल में क्या-क्या है, केरल में मुझे क्या देखने को मिलेगा, केरल में मुझे कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो सोचिए, उसका केरल जाना कितना बढ़िया रहेगा। उसका अनुभव बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? एक आदमी है जो केरल के बारे में कुछ नहीं पढ़ के गया, सीधा केरल चला गया। उसे कहीं नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, कहाँ रुकना है, कौन से शहर को देखना चाहिए, किस जगह को देखना चाहिए, कहाँ स्टे करना चाहिए। है ना? एक आदमी तैयारी करके गया हुआ है, रात-दिन का अंतर होगा, नहीं होगा? दोनों ही केरल गए हैं, दोनों ही केरल गए हैं, लेकिन दोनों के ही केरल में फ़र्क है रात-दिन का। एक को पता है कि अब मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, कहाँ कितने बजे रुकना है, कौन-सा होटल सस्ता है, फ़र्क पड़ता है, तैयारी का फ़र्क तो हमेशा ही रहता है। तो अगर आपने लेक्चर पुराने वाले जो लेक्चर है वो देखोगे, सेम वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम कोर्स करवाया था, तब वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ये सारी चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, ये सारी पढ़ाई है, सवाल भी कराए हैं। जब आप वो देख लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ समझ में आएँगी। कुछ डाउट भी पैदा होंगे, तो वो डाउट पैदा होंगे तो वो यहाँ के क्लियर हो जाएँगे। यहाँ जब पढ़ोगे तो क्लियर होगा, अच्छा ये डाउट था और ये ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें मिल जाएँगी। तो थोड़ा-सा वहाँ पढ़िए, थोड़ा-सा यहाँ पढ़िए और दोनों मिला के पढ़िए। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप गौर करेंगे, अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रात-दिन का फ़र्क है। आ जाओ, देखो एनालिटिक फ़ंक्शन। एनालिटिक फ़ंक्शन अवकलन का ही नाम है, अवकलन का ही एक नया रूप है, अवकलन का ही एक नया रूप है। अब यहाँ पे हम आइडिया करेंगे, थोड़ा-सा आइडिया चेंज करेंगे। अवकलन में आप किसी बिंदु की बात करते हैं, किसी बिंदु पे जो परिवर्तन की दर हो रही है, किसी बिंदु पे जो परिवर्तन की दर है, उसकी बात होती है। लेकिन एनालिटिक फ़ंक्शन में आप बात करते हैं बिंदु और बिंदु के आस-पास के बिंदुओं पर। बिंदु और बिंदु के आस-पास के बिंदुओं पर। यानी एक है आपका विश्लेषिक फलन, एक है आपका अवकलन। अगर एक बिंदु Z0 पे हम बात करें और 2 बात करें, एक बात करें अवकलनीयता की, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की, एक बात करें विश्लेषिक की। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ही अवकलन की डिमांड होती है। दोनों में ही अवकलन की डिमांड होती है, दोनों ही अवकलन माँगते हैं। अवकलनीयता भी अवकलन माँगती है, विश्लेषिक भी अवकलन माँगता है। लेकिन विश्लेषिक ये कहता है कि भई जिस बिंदु पे आप बात कर रहे हो, उस बिंदु पे भी अवकलन का मान होना चाहिए, इकलौता होना चाहिए, पथ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें जो पहले अवकलन ने माँगी है, वो ये भी माँगता है। लेकिन ये थोड़ा-सा दायरा बढ़ा देता है कि उस बिंदु पे तो अवकलन होना ही चाहिए और उस बिंदु के आस-पास के जो बिंदु है, उन पर भी अवकलन का मान होना चाहिए।
यानी सिर्फ अवकलन उस बिंदु तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उस बिंदु के आसपास के बिंदुओं पे भी अवकलन विद्यमान होना चाहिए। मतलब अवकलनीयता में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर बिंदु की बात करते हैं कि भैया उस बिंदु पे क्या हो रहा है, उस बिंदु पे क्या हो रहा है। इस केस में आपका आइडिया सिर्फ Z0 पर अवकलनीय, केवल Z0 पर अवकलनीय है, मतलब अवकलन का मान विद्यमान है, तो काम खत्म। और इस केस में आप सिर्फ Z0 की बात नहीं करते, Z0 एवं उसके सामीप्य की बात करते हैं। दोनों में आइडिया बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिर्फ अपना व्यक्तिगत बात कर रहा है कि भैया मेरे बारे में बताओ, मुझे और मतलब नहीं कि मेरे आसपास के लोगों पे क्या हो रहा है, मुझे मेरा बताओ। एक है जिसमें आप बात करते हैं कि उस बिंदु पे प्लस उस बिंदु के आसपास जो उसके पड़ोसी हैं, वो उनकी भी चिंता कर रहा है कि भैया मेरा तो अवकलन होना ही चाहिए, मेरा अवकलन 5, 10, 15 जो भी है वो मेरा तो होना ही चाहिए, मेरे पास वाले बिंदुओं पे भी अवकलन का मान होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे अकेले पे अवकलन का मान हो, नहीं, सबका भला, मेरा भी भला और मेरे पड़ोसियों का भी भला होना चाहिए। और अवकलनीयता में आप सिर्फ अपने भले की सोचते हैं, मेरे की, बाकी पड़ोसी जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। अवकलन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे बिंदु विशेष की है, बिंदु विशेष की चिंता है। मान लीजिए जैसे कल घटना हुई थी जिसमें गोलियां चल गई थी कश्मीर में और बस रह गई, और आप फोन करते हो और आपका मान लो कोई परिचित है और आप पूछते हो कि अरे यार वो ठीक है क्या, इसका मतलब आप सिर्फ बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो गाड़ी में बैठा है आपका, उसकी चर्चा करें, आपको कोई मतलब नहीं बाकी कितने लोग मरे। एक आप ये फोन करके पूछते हो कि यार बस का क्या हुआ, उस पूरी बस का क्या हुआ, बाकी लोगों का क्या हुआ, इसका मतलब बाकी लोगों में आपके भी परिवार के लोग आ गए, प्लस, है ना, आप पूरी सवारियों की चिंता कर रहे हैं, मतलब आप उसकी भी चिंता कर रहे हैं जो आपका परिचित है, प्लस आप उनकी भी चिंता कर रहे हैं जो बस में और लोग भी बैठे हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं, भाई उनको चोट आई है, कोई घायल हुआ है, कितने लोग मरे हैं, तो आप उनकी भी चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आइडिया बदल जाता है, जहाँ एक एक जगह सिर्फ आइडिया है बिंदु विशेष का, एक जगह आइडिया है सामीप्य का। एक बार आप सिर्फ बिंदु विशेष की बात कर रहे हैं कि भाई बिंदु पे क्या हो रहा है, मुझे बिंदु पर अवकलन चाहिए, और एक आप कह रहे हैं नहीं सिर्फ बिंदु नहीं चलेगा, बिंदु तो चाहिए चाहिए, बिंदु तो चाहिए जो मेरा परिचित है उसके बारे में तो हाल पूछूंगा ही पूछूंगा, प्लस उसके पास में जो और लोग बैठे थे बस में उनका हाल भी जानना चाहूंगा। तो यहाँ पे आइडिया बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आइडिया आपका एक बिंदु विशेष से एक सामीप्य का आइडिया बन जाता है, मतलब एक व्यक्तिगत घर का आइडिया से बदल के आपके मोहल्ले का आइडिया यहाँ आ गया। यहाँ आप मोहल्ले की बात करते हैं, यहाँ आप सिर्फ अपने घर की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक बिंदु की बात करते हैं। यानी इस केस में आप सिर्फ एक बिंदु के लिए देख रहे हैं कि भैया इस बिंदु पे अवकलन है या नहीं है, लेकिन इस केस में आप बिंदु नहीं देख रहे हैं, तथा बिंदु के साथ साथ उसका एक पड़ोसी भी देख रहे हैं। एक पड़ोसी का मतलब उसका एक पड़ोस, छोटा सा ले लो, बहुत छोटा ले लो, बहुत बहुत छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी और उसका पड़ोसी भी, मतलब दोनों जगह, दोनों जगह ये होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। मतलब यहां आप सिर्फ एक बिंदु की बात करें, भाई मेरे बिंदु पे अवकलन है या नहीं, आप एकदम ऑब्जेक्टिव हो, एकदम कोई अन्य चीजें नहीं पूछ रहे, बस सीधी बात, भाई Z0 पे अवकलन है या नहीं है, तो अवकलनीय है, नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, बात खत्म। लेकिन इस केस में आपके पर्सन जब आप कहते हैं कि मेरा फलन Z0 पे विश्लेषिक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस बिंदु पे आप पूछ रहे हैं वहां पे अवकलनीय है और उसके पड़ोस में भी अवकलनीय है, पड़ोस के जो बिंदु है ना, पड़ोस के उस बिंदु नहीं, उसके पड़ोस में जो बिंदु है वहां पे भी अवकलन है, मतलब आपका परिचित भी सुरक्षित है और उसके साथ वाले लोग भी सुरक्षित है। मतलब आइडिया ऐसा है, क्लियर है ये? यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है? ये आइडिया हमने सिर्फ बिंदु विशेष ना रख के आइडिया हमने एक सामीप्य का बनाया है कि सामीप्य पे अवकलन होना चाहिए, किसी बिंदु और उसके आस पड़ोस में अवकलन का मान विद्यमान होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ बिंदु की बात होती है। तो अवकलन जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आप एक बिंदु पे विचार करते हैं कि भाई बिंदु पे अवकलन है या नहीं,
और विश्लेषिक जब बोलते हैं तो आप उस बिंदु की भी बात करते हैं और उसके आस पड़ोस की बात भी करते हैं। ठीक है, आस पड़ोस आप छोटा भी ले सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप पड़ोस चाहे कितना भी छोटा करें, हमेशा अनंत बिंदु होते हैं। इस गोले में भी अनंत बिंदु है, और इस गोले को अगर मैं हाफ कर लूं, अब भी अनंत बिंदु है, और इस गोले को मैं और हाफ कर लूं, अब भी अनंत बिंदु है, और मैं इसे और छोटा कर लूं, अनंत बिंदु है। मैं कितना भी छोटा सर्किल बना लूं, कितना भी छोटा सर्किल बना लूं, हर सर्किल के पास अनंत बिंदु होंगे। अजीब लगेगा लेकिन सच है। जैसे ब्लैक डॉट्स की बात करूं, क्या इस बाहर वाले में कितने ब्लैक डॉट है? इस बाहर वाले में कितने ब्लैक डॉट है? अब ये है पिंक वाला, इसके अंदर ब्लैक डॉट कितने हैं? अनंत। अब इस अंदर वाले में, पिंक वाले सर्कल में कितने ब्लैक डॉट है? अनंत। अब कितने ब्लैक डॉट्स हैं? अनंत। अब इससे छोटे वाले के अंदर कितने ब्लैक डॉट है? अनंत। तो ये मत सोचो कि आप सर्कल छोटा बना रहे हो तो हाँ ठीक है, कुछ बिंदु बाहर चले गए, कुछ अंदर रह गए। अनंत इतना बड़ा होता है कि उसमें से कुछ निकाल भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कुछ बिंदु छूट गए फिर अनंत कैसे हो गए? तो अनंत है ही इतना बड़ा। अनंत होता है इतना बड़ा कि कुछ छोड़ भी दिया तो भी अनंत ही बचेगा, अनंत में से कुछ निकाल भी दिया तो भी अनंत बचेगा, तो वो अनंत बना रहता है। तो बिंदु की संख्या कभी कम नहीं है। आप सोचो कि बहुत छोटा कर दूंगा तो सिर्फ एक बिंदु ही बचेगा, नहीं, आप कितना भी छोटा कर लो, अंततः आपके पास अनंत बिंदु तो हर टाइम बचेंगे। तो यानी आप ये कह रहे हो कि किसी बिंदु और उसके पड़ोसी अनंत बिंदुओं पे अवकलन का मान विद्यमान होना चाहिए, तो मैं ही विश्लेषिक बोलूंगा, अन्यथा इसको अवकलनीय बोलूंगा। अवकलनीय बोल रहे हो तो मतलब उस बिंदु पे अवकलन का मान है, पड़ोसियों की गारंटी नहीं है। विश्लेषिक का मतलब उसकी गारंटी भी है और उसके पड़ोसियों की भी गारंटी है। हाँ, पड़ोसी का मतलब कोई बड़ा पड़ोस नहीं, बहुत बहुत छोटा एक पड़ोस मिल जाएगा। एक पड़ोस आपको मिल जाएगा जिसमें वो भी होगा और उसके पड़ोसी भी होंगे और सब मजे से अवकलन की फायदा ले रहे होंगे। ये है विश्लेषिक होने का मतलब। क्लियर है? परिभाषा पढ़ें तो वो ये कहता है, ए फंक्शन एफ जेड विश्लेषिक कहलाता है किसी बिंदु Z0 पे अगर फंक्शन एफ जेड डिफरेंशिएबल हो, मतलब अवकलनीय हो, एवरी पॉइंट इन द एनबीडी। एनबीडी का मतलब होता है नाइबरहुड, नाइबरहुड का मतलब सामीप्य। आपका जो Z0 पॉइंट है उस Z0 पॉइंट के आसपास के बिंदुओं में, उसके सामीप्य में भी आपको अवकलनीयता दिखेगी। बिंदु पे भी अवकलनीयता दिखेगी और बिंदु के आसपास में भी अवकलनीयता दिखेगी। आसपास देखो, ये मत बोलो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं करोगे आपकी जगह कोई और कर लेगा। कंपटीशन की कमी है क्या? आपको लग रहा हो, आपको ये लग रहा है कि आप ओलंपिक में नहीं भागोगे तो इस बार गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिलेगा। आप यूं सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं अगर इस बार ओलंपिक में नहीं भागूंगा तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स साहब इस बार ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे, और वो भाग नहीं ले रहे इसलिए गोल्ड मेडल को हटा दिया गया। गोल्ड मेडल तभी मिलता जब वो भाई साहब भागते। रुको रुको रुको, अपने आप को सही से समझो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई और कर लेगा। मत करो, कोई और कर लेगा आपकी जगह। तो नए शब्दों के साथ इस्तेमाल मत करो। नए शब्दों का इस्तेमाल, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं इस धरती पे जो आपसे बेहतर कर लेंगे, आप नहीं कर पाए तो जगह यहाँ कोई नहीं। आप सोचते हो कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे तो इंडियन टीम में कोई और नहीं आएगा, कल विराट चला जाएगा तो कोई और प्लेयर नहीं आएगा? बहुत बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, समझे? और इंडियन टीम चलेगी, बिना विराट के भी चलती थी और विराट के बाद भी चलेगी। तो ये इतना, हम इतना बड़े साइज नहीं है हमारे कि हमारे ना से दुनिया को कुछ फर्क पड़ता होगा। हमारे ना की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा तो दुनिया एक बार रुक जाएगी, अरे यार ये नहीं कर पाएगा, रुक जाओ, रुको रुको, जब ये हाँ भरेगा तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं, बाईपास कर जाएंगे, आपको निकल जाएंगे। इसलिए ना शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा ना करो। ना शब्द करने का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं दुनिया को रोक लूंगा। मैं नहीं कर पा रहा हूं मतलब कोई नहीं कर पा रहा है, कोई और कर लेगा, चिंता मत करो, कोई और कर लेगा आपकी जगह। आपको ये मुझसे नहीं होगा, हाँ आपसे नहीं होगा, ये आपकी कमी है। इसे ऐसे बोलो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कमी है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और कर लेगा आपसे बेहतर। तो ये शब्दों को कम यूज करा करो, ये शब्द गलत शब्द है ना? अगर मान लो कोई नदी में एक पत्ता गिर जाए और पत्ता जो है वो किनारे पे खड़ा हो जाए और ये सोचे कि मैं नदी को रोक लूंगा, आप वैसा सोच रहे हैं। आप सोचेंगे मैं एक पत्ता हूँ जो नदी में गिर गया हूँ और मैं नदी को रोक लूंगा, नदी नहीं रुकेगी। तो बेहतर यही है कि ये चीजें समझे कि आप नहीं कर पाए,
कोई और कर लेगा। ये आपकी व्यक्तिगत असफलता है। इसे व्यक्तिगत असफलता मानिए कि खुद की असफलता कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सुधार अपने आप में करिए, ना कि ये सोचिए कि इस बार गोल्ड मेडल ही बंद हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा इसको ठीक करो। अपने जो वर्ड यूज़ करते हैं ना आप, जैसे अभी आदित्य वर्ड यूज़ कर रहा है, ये तो बहुत सारे वीडियो हो गए, बहुत सारे क्लासेस हो गए। बिल्कुल, कोई तो कर रहा है। मैं दिखा दूँ यहाँ पे, इसी कोचिंग में दिखा दूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, परफेक्टली कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी लोगों की तो नहीं है ना। आप नहीं कर पा रहे, आप ठीक करो अपने आप को। और वो कर पा रहे हैं, इसका मतलब संभव तो है। अगर कोई और कर पा रहा है, मतलब संभव तो है। समझो ना, कोई और कर पा रहा है, तो मतलब संभव तो है। असंभव है, तो फिर आप भी कर सकते हो। तो ये शब्दों से थोड़ा-सा बच के रहो। अपने आप को नकारात्मक तरीके से मत डालो। करना पड़ेगा, शब्दों को ज़्यादा तोड़-मोड़ के पेश ना करें, ज़्यादा यही रखें, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, तो कोई और कर लेगा। मैं नहीं करूँगा, कल सोचे विराट सोचे मैं नहीं रन नहीं बनाऊँगा, तो टीम जीतेगी नहीं। चिंता ना करो। आप रन नहीं बनाओगे तो आप टीम से बाहर हो जाओगे। आप रन बना रहे हो इसलिए टीम में हो। अगर आप ये सोचो कि मैं ही टीम का कर्ता-धर्ता हूँ और मैं ही टीम को चला रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत लोग लाइन में बैठे हैं। कोई और आ जाएगा और आपसे बेहतर आ जाएगा। आप भी किसी के बेहतर रूप हैं। आपने भी किसी को रिप्लेस किया है। आप भी किसी से ज़्यादा अच्छे थे और आपसे अच्छा भी बहुत लाइन में बैठे। आएँगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कोई टाइम सचिन लगते थे, सचिन से बेहतर आए, अब आगे भी और भी बेहतर आ जाएँगे। तो यूँ तैयारी रखें अपने आप को, ज़्यादा नए में ना डालें, नए शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करें उतना अच्छा है। करना पड़ेगा में डालें, करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। कि कोई फलन विश्लेषिक है। और फिर एक चीज सोचो, एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, आप कर रहे कि हाँ आप क्यों ही कौन कर रहे आप खाली सेकंड ग्रेड की तैयारी में ही प्राण निकल रहे अपना। लोग चैट जीपीटी तक बना लियो था ना, अंदाजो है था ना, थोड़ो अंदाजो है कि दुनिया में लोग के कर रहे हैं। आपना साहब, आपा एक सेकंड ग्रेड की तैयारी में ही आपने जीभ बाहर आ रही है। एक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर जिका कमाने आप यहाँ जीभ काट पड़ गया। सोच के देखो दुनिया के कर रही है, लोग कितनों कितनों कर रहे हैं। अच्छा तो आस पास में ही को नहीं आपा, तो एक सेकंड ग्रेड ने भी आपना की हालत हो रही है। और बीमो भी आपा कह रहे हैं बहुत हो रही है, बोड़ो हो रही है, अब तो थोड़ी करी जाए मार से। लोग गूगल खड़ी कर दी भाई, दुनिया बदल दी, लोग फेसबुक खड़ी कर दी, लोग फेसबुक खड़ी कर दी थाने बेरवे, पूरी दुनिया ने कनेक्ट कर रहे हो वो आज। लोग इंटरनेट बना दियो, लोग बिजली को आविष्कार कर दियो। आप एक सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ कर रहे हैं मार से तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी ना पहिया कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। मतलब बिजली को आविष्कार एक तरफ, गूगल एक तरफ, फेसबुक एक तरफ, और माली सेकंड ग्रेड एक तरफ, और भारी पड़ रही है माली सेकंड ग्रेड आज सबसे भारी। थे के समझाना चाह रहे हो मैंने, और थे जो बोल रहे हो के थोड़ा के मायने है, और थे शायद गलत फहमी ले रहे हो कि थे जो कर रहे हो वो कोई बहुत बड़ो को नहीं है, वो बहुत छोटो काम है जो थे कर रहे हो। ओवरऑल ही को ज्यादा मेक सेंस, वो ज्यादा सेंस कौन रखे। एक 35,000 की नौकरी खातर संघर्ष कर रहे हैं आप, अति होते थी 35-38,000 की नौकरी भी खातर भी आप यहाँ कर रहे हो, ओ बहुत है, अब तो किया हुआ है। समझ रहे हो, थोड़ा ठीक करो ये बात ने कि कोई बहुत बड़ो इम्पैक्ट कौन डाल रहे हैं आप दुनिया में। कोई दुनिया ने बदल कौन दे एक सेकंड गेट में लाख तानी दुनिया बदल जैसी है। जिका गूगल बनाया है, जिका दुनिया ने पूरी तरीके से बदल दी, जिका फेसबुक बनाया है, जिका ट्विटर बनाया है, जिका यूट्यूब बनाया है, जिका पूरी दुनिया ने बदल दी, बे बेचारा इतना महसूस कौन करता उसी का तो प्रेशर है मेरे पे काम को, जब तो आपा महसूस करा। क्यों? क्योंकि आपने सोच यहाँ की बन गई कि अपन लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, जबकि कर रहा कुछ भी को नहीं। कुछ चीजें याद कर रहे हैं, कुछ रट्टा मार रहे हैं, कुछ एग्जाम पास करना को जुगाड़ कर रहे हैं, और जिका मायने भी धापेड़ा बैठे हैं गड़ाएड़ा हाँ, तो जिका ना आप धाप रहे हैं, जिका के माने ज्यादा कुछ को नहीं है, रट्टा मार रहे हैं, कुछ चीजें याद कर रहे हैं, क्या ना क्या कर परीक्षा पास हो जावे, यहाँ को सो जुगाड़ कर बैठे हैं, और फिर भी थकावट अत्ती के पूछो मत, तो नहीं क्या कर रही हूँ मैं। तो आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, विश्लेषिक होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। देखो आवश्यक शर्त क्या है,
आवश्यक शर्त का मतलब है एक साइड से सत्य। जब भी कोई फलन विश्लेषिक होगा तो क्या सत्य होगा, विश्लेषिक होगा तो क्या सत्य होगा। जैसे हमेशा आवश्यक और पर्याप्त शर्त को, वो बाइक वाला जो एग्जांपल मैं देता हूँ, पेट्रोल और बाइक का एग्जाम्पल। बाइक चल रही है, इसका मतलब उसमें पेट्रोल है। बाइक चल रही है मतलब पेट्रोल है। एक साइड से ही सत्य है, बाइक चल रही है मतलब पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल नहीं हो तो बाइक नहीं चल सकती थी। बाइक चल रही है मतलब पेट्रोल है। ठीक है, अब तो ईवी आ गई, अब तो बात गलत होगी। लेकिन अब आप पीछे चला, 1990 में चला, 1990 तक तो शायद ईवी को नहीं आई, पेट्रोल से ही चलती। तो बी टाइम की बात करें तो 1990 में अगर कोई बाइक चल रही है मतलब उसमें पेट्रोल है। लेकिन पेट्रोल है इसलिए बाइक चल रही है ना, खाली पेट्रोल पर्याप्त को नहीं, पेट्रोल के अलावा चक्का भी चाहिए, टायर भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, वो सही से काम करे वो भी चाहिए। और वे छोटा छोटा बे नट बोल्ट बे सब मिल ली जना गाड़ी चाली, है ना। तो गाड़ी चल रही है मतलब पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल है मतलब गाड़ी चल रही है, ये पर्याप्त नहीं है। पेट्रोल पर्याप्त नहीं है गाड़ी को चलाने के लिए। गाड़ी चल रही है, पेट्रोल है। पेट्रोल आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। पेट्रोल आवश्यक है, ये तो समझ लो, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। जरूरी है पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं डलेगा, आपको डॉक्टर 5 दवाइयां देता है, 5 दवाइयां आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो पांचू है, पांचू ले जब बीमारी खत्म हो सी। एक आवश्यक है, अगर 4 ली एक ना ली तो ठीक होनी हो, 4 ली और एक नहीं ली तो ठीक होनी हो। अब बात पक्की है, समझ रहे हो। हर दवाई आवश्यक है, लेकिन पांचों मिलकर पर्याप्त है। पर्याप्त पांचों है, अगर पांचों ले ली बीमारी खत्म। और अगर बीमारी खत्म हुई है, इसको मतलब थे पहली दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई, पांचों दवाई, दवाइयां थे ले लो, है ना। नाम दो ABCD, दवाइयां का नाम रख लो, ABCDE। अगर आप ठीक हुए हैं, अगर आप हेल्दी हुए हैं, इसका मतलब आपने A दवाई ली है, आपने B दवाई भी ली है, आपने C भी ली है, और आपने D भी लिया, और आपने E भी लिया। लेकिन अगर उसका उल्टा चलूं मैंने A दवाई ली, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं। ठीक है, उल्टा नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि वो आवश्यक शर्त है, वो एक शर्त है, पर्याप्तता नहीं है उसमें, उसमें पर्याप्तता नहीं है। वो पांचों दवाइयां पर्याप्त है, एक दवाई पर्याप्त नहीं है, एक दवाई सिर्फ आवश्यक है। आप ठीक हो रहे हैं मतलब आपने A दवाई ली है, आप ये कह सकते हो मैं ठीक हुआ मतलब A दवाई ली है, मैं ठीक हुआ B दवाई ली है, C दवाई ली है, D दवाई ली है, E दवाई ली है। वो अलग अलग शर्तें जो है वो आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। पर्याप्त तब होता है जब आप सबको मिला के, हाँ शाबाश, जैसे पैसा जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है, पैसा जीवन के लिए, जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त वाली शब्द है ना, ये बहुत सोचना पड़ता है। पर्याप्त क्या होता है, आवश्यक क्या होता है, हम ये मैथ्स हमें सिखाती है कि आपको हमेशा डिफरेंशिएट रखना पड़ता है। एक होता है आवश्यक, वो आवश्यक है, हम आवश्यकता को ही पर्याप्तता मान लेते हैं, हम आवश्यकता को ही पर्याप्तता मान लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आवश्यकता मतलब आवश्यकता, जरूरी है, पर्याप्तता नहीं है। जैसे सेकंड ग्रेड, ये जो जीवन में पैसा कमाना है ये आवश्यक है, ये पर्याप्तता नहीं है कि आप पैसा कमाने लग जाएंगे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। हमें सिखाया गया हमारे समाज ने कि हमें आवश्यक शर्तों को पर्याप्त शर्तों की तरह लिया, हमने हमने जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पर्याप्त शर्तों की तरह ली है, कि गाड़ी आ गई, नौकरी लग गई, मतलब सुख ही सुख है, पर्याप्तता आ गई, पर्याप्तता नहीं आएगी। सिर्फ आवश्यक शर्त पूरी होगी, एक शर्त पूरी होगी, जो टिक 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 चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स की एक शर्त टिक होगी, चलो नौकरी लाग गयो। अब नंबर 2, अब थारी शादी हो सी, किस्सा हो सी, किया हो सी, के तरीका की है, किया बनेगी, दूसरो चेक बॉक्स। आपकी हेल्थ, तीसरो चेक बॉक्स। समझ रहे, ये चेक बॉक्स टिक 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 टिक, ये सारा टिक टिक हो सी जनाब आप पर्याप्त बन सी, और 20,000 जीवन सही हो सी। तो एक एक चीज आवश्यक है, ना कि पर्याप्त है। और समझ में आ गयो, क्लियर होगी ये बात। अब आप समझ में कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त में केस अंतर हुए। आवश्यक सिर्फ आवश्यक हुए, जरूरी है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन पर्याप्त नहीं है, आप उल्टा नहीं चलते।
ठीक है? तो इसमें क्या है आवश्यक शर्त? आवश्यक शर्त ना रहेगी यार। एक मिनट। चलो, आ जाओ। पहले आवश्यक शर्त पे आते हैं। आवश्यक शर्त पे आते हैं। मैं आपके लिए आवश्यक हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक हूँ, पर्याप्त नहीं हूँ। पर्याप्तता, जैसे हाँ, अब फूलचंद पूछ रहे हैं कि आप हमारे सिलेक्शन के लिए आवश्यक हो या पर्याप्त हो, तो मैं सिर्फ़ आवश्यक हूँ, ना कि पर्याप्त। पर्याप्तता दोनों साइड से आएगी। अब मैंने पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ा, आपके पास कुछ ऐसा कारण मिल गया आपको, जिससे आपको कम पढ़ना पड़े या पढ़ाई में थोड़ा बहुत आप धीमापन ला सकें, तो आपको वो कारण मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आप ढूँढ लोगे अपने लायक। हर इंसान के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढ लेता है सिग्निफिकेंट, जिससे वो अपनी चीज़ों को डिले कर सके। है ना? अपनी चीज़ों को डिले कर सके। कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में बुनता रहता है, सारा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बुन लेता है, वरना हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए। है ना? कॉम्पिटिशन एक बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाए, लेकिन कहीं न कहीं आप देखो, आप पहले दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, कहीं न कहीं दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यही क्यों कर रहा हूँ, प्लान क्यों कर रहा हूँ। कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा निकाल लेता है, ऐसा कुछ ढूँढ लेता है काम की चीज़, जिससे उसको वो कंटिन्यू ना करना पड़े, जिससे वो उसको लगातार ना करना पड़े, इतने में वो 10 हो जाता है। आज हर आदमी हेल्दी हो सकता है, ये तो मानते हो। एक ढंग से खाना ही तो है। एक ढंग से खाना है और एक ढंग से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी है। एक डिसिप्लिन में रहना है, हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो हेल्दी हैं? कारण? कारण फिर वही, वो अगर 2 दिन चला भी जाता है, 2 दिन एक्सरसाइज़ कर भी लेता है, 2 दिन ढंग का खाना खा ही लेता है, तो दिमाग में वो फिर चीज़ें शुरू हो जाती है और वो अगले तीसरे दिन उसको डाइवर्ट कर देती है। तो कितनी भी चाहे सिंपल चीज़ें हों, सिंपल चीज़ें होने ही नहीं देती। हाँ, तो वही समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमारी है, यही तो दिक्कत खड़ी करती है कि अपने साथ है ना, इसलिए कि अपने साथ बहुत हरैश रहना चाहिए आदमी को, इतना ज़्यादा रफ़ रहना चाहिए अपने साथ। और किसी के मैं कारण सुन लूँगा, अगर कोई मुझे सामने वाला आदमी कुछ कहता है, तो मैं सुन लूँगा कि हाँ भाई ठीक है, चलो यार प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मेरी बारी आएगी, अपनी नहीं सुनूँगा।
और सबकी सुन लूंगा, अपनी नहीं सुनूंगा। अगर मैंने अपने आप को कोई कारण दिया, अच्छा आज मेरा पेट दुख रहा था, बोले ना झूठ मत बोल, कोई पेट नहीं दुख रहा था। अपने साथ आप जितना कठोर रह सकते हैं उतना आप अपने साथ भला करेंगे। आप जितना अपने साथ कठोर रहेंगे, बुरा लगेगा ये चीजें, लेकिन आप अपने साथ जितना ज्यादा कठोर रहेंगे, उतना उल्टा चलता है हमारा। हम बाकी लोगों के साथ कठोर है। अगर कोई चोरी भी करे ना तो फांसी की सजा सुना देंगे। अगर कोई चोरी भी कर दे ना, और करे या ना करे क्या पता, आरोपी भी हो, सिर्फ आरोपी हो, तो इसके लिए भी हम कह देंगे चढ़ा दो फांसी, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे राज में छोटी छोटी गलतियों की सजा भी सिर्फ मृत्यु दंड है। अगर हम राजा बन जाए और कोई और गलती करे और हम किसी का खून भी कर दें, तो भी ये कहेंगे रहम, रहम, पहली गलती है, माफ कर दो। हम तो कितने बदल जाते हैं, कितने चेंज हो जाते हैं जब हमारी बारी आती है। सामने वाले की बारी आती है, हम एकदम सख्त हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं कि चट्टाने ही फेल है हमारे आगे। और दूसरी तरफ आते हैं तो हम इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हर चीज हमसे टफ ही है। तो उल्टा होना चाहिए था। भला हमारा ऐसे नहीं होगा, भला हमारा ऐसे होगा कि हम हमारे साथ सख्त हों, बोले नहीं करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा फालतू बातें मत कर, कोई नहीं है ना। वो जो 2-3 गालियां सीखी हुई है वो अपने ऊपर चिपकाओ, 2-3 गालियां जो सीखी हुई है ना वो अपने ऊपर चिपकाओ, और धड़ल्ले से बोलो अपने आप को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। ये बेटर अप्रोच होती है, इसे बेहतर अप्रोच कहते हैं। हर आप देखो विराट कोहली को आपने देखते हैं क्रिकेट में, वो कितना झल्लाता है, कभी आउट होता है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, कितना झल्लाता है। और ये सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है, आप एनबीए के प्लेयर्स को देख लीजिए, फुटबॉल के प्लेयर्स को देख लीजिए, जब वो चूकते हैं, जब वो शॉट खेलने में बच जाते हैं, वो इतने ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, इतने ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खुद के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं। क्योंकि अपने ऊपर ही चीखने चिल्लाने से आप बेहतर बनेंगे, किसी और पे चीखने चिल्लाने से लड़ाइयां होंगी। कोई और से लड़ोगे वो थप्पड़ मार देगा, फालतू चिल्ला है, ज्यादा चिल्ला है, पड़ दे थप्पड़ मार दे, है ना। और दूसरे भी चिल्लाने का कोई फायदा भी नहीं है, वो सुधरेगा भी नहीं, चिल्लाएगा वो लड़ाई में आ जाएगा, लड़ाई मोड में आ जाएगा, वॉर मोड ऑन। बेहतर है आप अपने ऊपर चिल्लाएं, अपने ऊपर गुस्सा करें, अपने ऊपर वो डांटें। ये बेहतर अप्रोच है अपने आप को ठीक करने का। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने तरफ सॉफ्ट नहीं है, आप टाइट है। ठीक है ना। आ जाओ, अब आ जाते सी आर समीकरण पे। सी आर समीकरण कोशी रीमान समीकरण। आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, जब भी कोई फलन विश्लेषिक होगा तो ये सत्य होगा। जब भी बाइक चल रही होगी पेट्रोल होगा, बस एक साइड से सत्य है। जब भी कोई फलन विश्लेषिक होगा तो वो सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा। द नेसेसरी कंडीशन मतलब आवश्यक शर्त किसी फलन के लिए ये है विश्लेषिक होने की, कि वह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अच्छा, कोशी रीमान समीकरण क्या है, वो ये है कि u का x के साथ अवकलन, आंशिक अवकलन, u कौन है, u कौन है, u प्लस आइटा वी, u प्लस आइटा वी, u उसका वास्तविक फलन है। आपका जो फलन है एफ जेड, उसका जो वास्तविक भाग है वो u है, जो काल्पनिक भाग है वो v है। तो डेल u ओवर डेल एक्स बराबर डेल v ओवर डेल वाई, और डेल u ओवर डेल वाई बराबर माइनस डेल v ओवर डेल एक्स। ये दो शर्तें हैं, ये हमेशा पूरी होगी जब भी फलन विश्लेषिक होगा। जब भी एफ जेड विश्लेषिक होगा, ये होंगे तो विश्लेषिक होगा नहीं, विश्लेषिक होगा तो ये सत्य होंगे। इन्हें सीआर समीकरण कहते हैं, कोशी रीमान समीकरण। हाँ, नए के तौर पे ले सकते हैं, नए के तौर पे ले सकते हैं। पेट्रोल नहीं है, आवश्यक है ना, आवश्यक है तो नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं के तौर पे काम में ले सकते हैं, नहीं के तौर पे ले लो। सीआर समीकरण संतुष्ट नहीं होती है, मतलब ये दवाई नहीं लिए तो ठीक नहीं हो सकते। नहीं होती है, एफ जेड विश्लेषिक नहीं है, बस ये नहीं के लिए काम आ सकती है के लिए काम नहीं आ सकती, है के लिए काम नहीं आ सकती, नहीं के लिए काम आ सकती है। अगर सीआर समीकरण काम नहीं करे, मतलब पेट्रोल नहीं है, फिर बाइक नहीं चलेगी, पेट्रोल नहीं है बाइक नहीं चलेगी।
नहीं के तौर पे काम में, क्योंकि आवश्यक है ना, आवश्यक है मतलब जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन है से है नहीं आएगा, है से है नहीं है। पेट्रोल है तो क्या बाइक चल जाएगी? ये नहीं कह सकता। हाँ, पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चलेगी। अगर आपने ये गोली नहीं ली तो आप ठीक नहीं होगे, ये कह सकते हो। लेकिन ये गोली ले ली तो आप ठीक हो जाओगे, 4 गोलियां और लेनी थी, 4 और लेनी थी, वो आपने नहीं ली, आपने 1 ली है। तो 1 गोली नहीं ली, फिर चाहे 4 ले लो। जैसे हम सब्जेक्ट में पास होते हैं, पास वाला सिस्टम देख लो। आपके 5 पेपर दिए, पांचों पेपर में पास होते हो तो पास होते हो। अगर आप एक में भी फेल हो गए तो फेल हो गए। पास के लिए पांचों चाहिए, पास के लिए पांचों चाहिए। तो पर्याप्त शर्त क्या है? 5 पेपर दे रहे हो, पांचों में पास हो गए तो पास हो गए। लेकिन अगर एक में भी पास नहीं होते हो, फेल होते हो, तो फेल होते हो। तो एक का नहीं, उसका भी नहीं हो जाएगा। लेकिन पर्याप्त शर्त तो सबको मिला के ही बनेगी। तो पर्याप्त नहीं, आवश्यक है। तो आवश्यक शर्त नहीं के तौर पे काम में ली जा सकती है। आवश्यक शर्त नहीं के तौर पे काम में ली जा सकती है। सीआर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है मतलब विश्लेषिक नहीं है। लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है कि अगर संतुष्ट करता है तो विश्लेषिक होगा, नहीं, कहा नहीं जा सकता। अगर सीआर समीकरण संतुष्ट होती है, मतलब कोई हिंदी में पास हो गया, तो बताओ वो पास हो गया? तो आप नहीं कह सकते कि एफ जेड विश्लेषिक है। ये कहानी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? कोई हिंदी में पास है तो क्या आप बता सकते हैं कि वो पूरा पास हुआ या नहीं हुआ? कोई हिंदी में पास है तो बताइए क्या वो पास हुआ या नहीं हुआ? तो आप नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हिंदी में पास होना पर्याप्त नहीं है। हाँ, अगर मैं उल्टा बोलूं हिंदी में फेल हुआ, अब बताओ, तो आप कहोगे फेल हुआ। ये तो चल गया। अगर मैं कहूं कि हिंदी में फेल हुआ, एक परीक्षा थी, 5 पेपर थे, हिंदी का पेपर था जिसमें वो फेल हो गया, तो आप कहेंगे हाँ फेल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदी में पास हो गया, तो बताओ, तो आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको अब और पेपरों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि बाकियों में क्या हुआ। तो बस वही तो नहीं के तौर पे ये काम आ जाएगी। तो ये कहानी समझ में आई, ये बात समझ में आई कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त किसे कहते हैं और क्या अर्थ होता है। सोचो, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया यार। आ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक और पर्याप्त शर्त, क्योंकि ये आप पूरी गणित में भरी पड़ी है। ये आवश्यक पर्याप्त शर्त यहाँ पढ़ अभी कन्फॉर्मल मैपिंग हो रहा है, आगे अनुकोण पट्टी चित्रण आसी बटे भी आवश्यक और पर्याप्त शर्त आसी। तो ये जो आवश्यक और पर्याप्त शर्त है ना, ये बार बार चल रहा है। तो आवश्यक का मतलब है जरूरी, जो मैं भी सब्जेक्ट वाइज दिखा दियो था ना, और भी कई तरीके से बता दियो। आवश्यक, पर्याप्त, थोड़ा बहुत एक ऊपर बैठ कर 15-20 मिनट एक बार मंथन करियो, कुछ एग्जाम्पल सोचियो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ, कि भाई आवश्यक क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है। जो मैंने एग्जाम्पल बताए उनसे हटकर बहुत मिल जाएंगे, कमी नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे तो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल खुद से निकाल लोगे ना, खुद से सोच लोगे ना, तो फिर आपकी ये चीज टिक जाएगी, स्थायी हो जाएगी। अब आ जाते हैं पर्याप्त शर्त पे। पर्याप्त के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त के लिए 2 चीजें चाहिए। पर्याप्त शर्त के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो सीआर समीकरण संतुष्ट होनी ही चाहिए, सीआर समीकरण संतुष्ट होनी ही चाहिए। पेट्रोल तो होना ही चाहिए, प्लस यू और वी जो है, आपके जो यू फलन और वी फलन है, जो आपके एफ जेड के वास्तविक फलन और काल्पनिक फलन है, ये दोनों फलन के जो आंशिक अवकलज है, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब आंशिक अवकलज, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, सतत होने चाहिए। मतलब ये जो 4 अवकलन है, ये संतत होने चाहिए। डेल यू ओवर डेल एक्स, ये तो सी आर समीकरण होगी, ये सत्य, प्लस चारों आंशिक अवकलन संतत होने चाहिए। डेल यू ओवर डेल एक्स, ये दोनों मिलेगी तो पर्याप्त शर्त बनेगी। यानी अब आप कह सकते हो अगर ये दोनों बातें सत्य है तो एफ जेड विश्लेषिक है।
अब आप कह सकते हैं एफजेड विश्लेषिक है। बात आ गई समझ में? ये समझ में आ गया डिफरेंस? तो इसका मतलब सीआर समीकरण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सीआर समीकरण के साथ आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन और चाहिए पर्याप्तता के लिए। मतलब 2 पेपर है जहां आपने हुआ ना मैथ्स और जीके सेकंड ग्रेड में, मैथ्स को पेपर भी पास करना पड़ा है, जीके को भी पास करना पड़ा है। खाली मैथ्स को काम कौन चाल है, मैथ्स भी पास करो और जीके भी पास करो। पिछली बार कई लोग जीके पास कर गया, मैथ्स पास कौन कर पाया, कई मैथ्स पास कर लियो, जीके पास कौन कर पाया। तो 18 दोनों मिलाया ही सिलेक्शन हासिल। वो मान लो मैथ्स है और जीके दोनों मिलाकर ही थारा फलन जो है वो विश्लेषिक हो सी, वरना को नहीं हुए। ये है पर्याप्त शर्त। अब ये शर्तें काम में कैसे ली जाएगी, सवाल कैसे आएंगे, एक बार थोड़ा सा आगे परिभाषाएं पढ़ लेवा, आगे थोड़ी कथा पढ़ लेवा, फिर सवाल करशिया ये सब जुड़ जैसी। सीआर समीकरण किया लगाई जावे, किया चेक करी जावे, सातत्य किया चेक करी जावे, ये सब चीज़ा सवालों के बीच में आ जैसी। अगला रूप है पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। अगर हमारा फलन जो है वो काटते रूप में मतलब एक्स वाई के रूप में है, तब तो पीछे वाली हो जाएगी सीआर समीकरण। और अगर ध्रुवीय रूप में हो तो मतलब हमारा जो फलन है एफ जेड, उसका वास्तविक फलन वो अगर एक्स वाई में है और v जो है वो एक्स वाई में है, उस केस में तो आपका सीआर समीकरण ये हो जाएगा। डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इसे आप थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हो। छोटा कैसे, जैसे u का x के साथ अवकलन, तो उसको ऐसे लिख लो यू एक्स, लिखने में आसानी हो। इसको लिख लो वी वाई, अपने आप समझ में आ जाएगा, v का y के साथ आंशिक अवकलन, इसे लिख लिया यू वाई, लिखने में आसानी हो इसलिए। अब इसी का अगर पोलर फॉर्म लिखें, पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा के रूप में लिखें अगर समीकरण को, तो फिर यही समीकरण कैसे होगी, तो ये समीकरण इस रूप में होगी। डेल यू, कई बार पेपर आसान बनाओ ना, बहुत आसान, तब तो सीआर समीकरण सीधी चिपका देगा, निम्न में से सीआर समीकरण कौन सी है। और दो बार पेपर में सीधी समीकरण पूछे डायरेक्ट, कुछ और पूछो, कोई सवाल पूछो ना कोई और पूछो, सीधो सीआर समीकरण पूछ लो कि सीआर समीकरण कौन सी है, बस बात बता दो, बात खत्म। पोलर फॉर्म में पूछ ली, कार्तीय रूप में पूछ ली, तो डेल यू ओवर डेल आर बराबर 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस आर डेल, हाँ थोड़ी शक्ल बदल देवे, कदे आर इन लिया हुआ है, कदे आर यहाँ लिया हुआ है, तो थे थारे हिसाब से याद रख लीजिए कि किया आर किन्ने है और किस तरीका से। बस आ थोड़ी सी परेशानी होया करे कि भाई आर इन्ना आ गयो कि आर इन्ना आ गयो, वो सवाल बनावा जा, ऑप्शन बनावा जना, वो थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करे ताकि शक्ल भिशी नजर नहीं आवे। क्लियर? सही है। ये पोलर फॉर्म में मतलब आर और थीटा के रूप में। ये कब लगानी है, जब आपका u और v जो है वो r और थीटा के रूप में लिखे हुए हो। r और v जो है वो r और थीटा के रूप में लिखे हुए हो, तो आपको ऐसा करना है। लेकिन अगर कार्तीय रूप में है तो ये लगाना है, एक्स वाई के फॉर्म में तब ये लगाना है, और जब आर थीटा के रूप में हो तो ये लगाना है, क्योंकि कई बार कार्तीय रूप में भी लिखा जा सकता है फॉर्म को, है ना। जेड जो है उसका ध्रुवीय रूप होता ही है, जेड का ध्रुवीय रूप होता है तो फलन का भी ध्रुवीय रूप होगा, तो फलन को भी आर थीटा में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जेड जो है उसका भी तो होता है ना, जो जेड होता है उसका कार्तीय रूप भी होता है और उसका ध्रुवीय रूप भी होता है, एक्स प्लस आइटा वाई, ये जेड का कार्तीय रूप हो गया, ये ध्रुवीय रूप हो गया। अगर जेड को ध्रुवीय रूप में यूज कर रहे हो तो फिर आपका यू और वी भी ध्रुवीय में आएगा, यू और वी जो है वो भी ध्रुवीय में आएगा। ठीक है। अगला अगला आगे है एक प्रसन्नवादी फलन।
हार्मोनिक फंक्शन यानी प्रसन्नवादी फलन। कोई फलन प्रसन्नवादी फलन कहलाता है यदि दो बातें नंबर एक, उसके जो अवकलन है, आंशिक अवकलन, वो संतत होने चाहिए। फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, पहले दो आंशिक अवकलन संतत होने चाहिए। मतलब u का मैं दोनों x के साथ करूं या एक x एक y के साथ करूं या दोनों y के साथ करूं, ये जो अवकलन है ये संतत होने चाहिए। नंबर दो, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। x के साथ दो बार अवकलन करके, y के साथ दो बार अवकलन करके अगर मैं जोड़ूं तो 0 आना चाहिए। ऐसा फलन प्रसन्नवादी फलन कहलाता है। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है यू की बात हो, आप किसी एफ की बात भी कर सकते हो। मान लो कोई फलन एफ है जो एक्स और वाई का फलन है, कोई फलन है। अभी ये बार उससे बाहर निकल जाओ कॉम्प्लेक्स से, यहाँ कॉम्प्लेक्स की कोई चर्चा नहीं है। देखो यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रसन्नवादी फलन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स से बाहर का भी है, कॉम्प्लेक्स से बाहर, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी प्रसन्नवादी आता है और कॉम्प्लेक्स से बाहर भी आता है। अगर कोई फलन नॉर्मल फलन भी है, नॉर्मल रियल फंक्शन है दो वेरिएबल का, एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई का दो वेरिएबल का, तो ये भी प्रसन्नवादी हो सकता है। बस इसको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। नंबर एक, इसके दो आंशिक अवकलन, चाहे दोनों के दोनों x के साथ हो, चाहे दोनों के दोनों y के साथ हो, चाहे एक x के साथ और एक y के साथ हो, ये संतत होने चाहिए, ये संतत होने चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, कि x के साथ दो बार अवकलन करके, y के साथ दो बार अवकलन करके अगर जोड़ूं तो वह 0 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह फलन प्रसन्नवादी फलन कहलाता है। अब आप सोचो कि कॉम्प्लेक्स में ये साधारण सामान्य फलन कैसे आ गया? तो सामान्य फलन ही है। अगर हम एफ जेड में जाएं और एफ जेड में ध्यान से देखें तो एफ जेड में हमारे ये जो फलन है ये तो सामान्य फलन ही है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी, ये तो रियल फलन ही है। एफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स फलन है, एफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स फलन है, ये तो रियल ही है। इसमें कहाँ है आइटा? इसमें कहाँ आइटा आएगा? इसमें कहाँ आइटा आएगा? तो ये तो रियल फंक्शन ही है, या जिसे साधारण फंक्शन कहते हैं। इनमें कोई आइटा नहीं है, ये तो अपने एकदम साधारण फंक्शन जो होते हैं वो है। हाँ, एफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये तो अपने वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन मतलब बिना आयटा वाले, इनमें कहीं आयटा नहीं आएगा। तो इन फलनों के लिए एक खास चीज और बनाई गई जिसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन, प्रसन्नवादी फलन। तो प्रसन्नवादी फलन का कॉम्प्लेक्स से सीधा संबंध नहीं है, इसका संबंध है किसी भी ऐसे फंक्शन से जिसमें दो वेरिएबल हो, जिसमें दो वेरिएबल हो और उसके दो दो अवकलन संतत हो, प्लस एक्स के साथ दो बार अवकलन, वाई के साथ दो बार अवकलन का जोड़ 0। ऐसा फलन प्रसन्नवादी फलन कहलाता है। अभी हम इसको दिखाएंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स से क्या संबंध है, इसका एफ जेड से क्या संबंध है, इसका एफ जेड से क्या संबंध है। ठीक है, तो रिपीट कर दूं, प्रसन्नवादी फलन का संबंध इससे नहीं है कि कोई फलन कॉम्प्लेक्स है या नहीं, ये कॉम्प्लेक्स फलन से बाहर की चीज भी है, ये कॉम्प्लेक्स फलन से बाहर की चीज भी है। इसका कोई संबंध, ये जरूरी नहीं कि सीधा संबंध कि भाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो ही प्रसन्नवादी होगा। प्रसन्नवादी ने कहीं कॉम्प्लेक्स मांगा ही नहीं है, ऊपर पढ़ लो पूरे में, कहीं पे चर्चा आई कॉम्प्लेक्स फलन की, कहीं पे एफ जेड की चर्चा आई नहीं, ना तो कहीं एफ जेड का नाम आया, नहीं कहीं कॉम्प्लेक्स का नाम आया। अगर पढ़ो तो यहाँ पे भी देख लो, ए सिंगल वैल्यूड मतलब एक मान वाला फलन, वो भी कौन सा? रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। तो इसने क्या कहा? वास्तविक फलन। इसका मतलब है कि ये नहीं मांग रहा कि मुझे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो, ये तो कह रहा है मुझे एक रियल फंक्शन दो, और ऐसा दो जिसके दो दो अवकलन संतत हो। कोई भी दो अवकलन मैं करूं लगातार, फर्स्ट टू, पहले, ये फर्स्ट टू क्यों लिख रहा है? फर्स्ट टू इसलिए लिखा है कि जो आपने पहला अवकलन किया है, मान लो ये एफ है, इस एफ का पहला अवकलन आपने एक्स के साथ किया, फिर दूसरा वाई के साथ किया, फिर दोबारा एक्स के साथ किया, तो ये जो पहले वाले दो जो अवकलन है वो मुझे संतत चाहिए। अगर आप 5 अवकलन कर रहे हो या 6 करो, करो चाहे कितने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिमांड ये कि भाई हमें पहले दो अवकलन, जो फर्स्ट टू अवकलन है पहले दो, वो संतत होने चाहिए, बस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात?
ये बात समझ में आ गई? ये चीज होनी चाहिए, ये डिमांड कर रहा है बंदा, गलत डिमांड तो नहीं कर रहा। चलो अभी इसके ऊपर, अब कल इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करेंगे पहले एक बार। इतनी जो थ्योरी है ये थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे चिंता ना करो, सवालों से जुड़ेंगी तो इनमें निखार आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये कि क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है अवकलनीयता, क्या है विश्लेषिक। सवाल जब बीच में आएंगे तो सारी बातें, क्या है पथ पे निर्भरता, अब ये जो पथ वाला है वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है पथ। तो वही होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी पढ़ते समय आपको सवाल चाहिए होते हैं, और जब आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको याद आता है कि थ्योरी तो पढ़ी नहीं है, या थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, दोबारा थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो ये चलता ही रहता है, दोनों में से एक भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो दूसरी चीज की कमी महसूस होती है। दो चीजें पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज की कमी महसूस होती है। अब एक बार हो गया, एक बार ये हो गया ना, अब सवाल करेंगे, तो सवाल करेंगे तो थ्योरी याद आएगी कि अच्छा ये, वो ये बता रही थी, वो ये बोल रही थी, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी पुराने वाले लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फायदा वहां पे भी होगा, फायदा यहाँ पे भी होगा, दोनों मिला के एक बेहतर फायदा बनेगा। ठीक है। हाँ, नहीं आ रहा, आना भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल चीज़ें इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, पहले वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, टाइम निकालिएगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा, है ना, जो मैंने आपको शुरू समझा दिया। ना के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप बोलोगे हमसे नहीं हो रहा, या हमारे घर में ये है, हमारे घर में ये है, मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है? पहले एक बार बैठ के सोचो कि आपके जो भी एक्सक्यूज़ है, कितने भी वैलिड हो, कितने भी वैलिड हो, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता होगा? क्या फ़र्क पड़ रहा होगा? कोई नहीं। क्या आपका कंपटीशन इससे बदल जाएगा? नहीं। आप अपने एक्सक्यूजेस से, अपने बताए गए कारणों से सिर्फ आप अपने आप को कमजोर कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए संतुष्टि आ सकते हैं, यार अच्छा ठीक है, मेरे पास कारण तो है कम से कम, लोगों के पास तो कारण ही नहीं होते, मेरे पास न पढ़ने के कारण तो है, लोगों के पास तो कारण ही नहीं होते। ये सोच के थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो। बाकी वही है, अपने आप को ज्यादा ऑप्शन मत दो, पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे परेशानियां परिस्थितियां कैसी भी हो। बोलोगे सर ये बोलना आसान है, मेरे जीवन में भी बहुत है, मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन पढ़ाता हूँ ना, नहीं छोड़ता ना, बस तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।